नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विषयों का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 61वां भाग है। इस प्रादेशिक भूगोल में हम चीन का प्रादेशिक अध्ययन पढ़ रहे हैं और जिसमें हम चीन की कृषि फसलों के बारे में पढ़ रहे थे, यानी चीन की महत्वपूर्ण कृषि फसलें हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चावल के बारे में पढ़ा, गेहूँ के बारे में पढ़ा, मक्का और सोयाबीन के बारे में पढ़ा। अगली जो महत्वपूर्ण जो फसल है वो है एक व्यापारिक फसल, रेशेदार फसल, जिसको हम कह सकते हैं कपास। जैसा कि हम जानते हैं यह रेशेदार फसल है। इससे यानी इसके जो फल होते हैं उनसे रुई प्राप्त होती है और रुई के साथ उसमें से जो बीज निकलता है जिसको बिनोला कहा जाता है, उससे खाद्य तेल और तैयार किया जाता है। इसके अलावा साबुन वगैरह के निर्माण में भी उसका उपयोग किया जाता है। तो इससे विशेषतः क्या प्राप्त होता है? सूत, या जिसको हम कह सकते हैं रुई, इससे सूत तैयार किया जाता है, जिससे क्या सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। तो एक प्रकार से रेशेदार फसल है, एक व्यापारिक फसल कह सकते हैं, एक औद्योगिक फसल इसको हम कह सकते हैं। उद्योगों में इसका उपयोग होता है, व्यापार इसका किया जाता है, रेशेदार फसल होती है। अब विशेषतः चीन है वो वर्तमान में कपास का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रमुख उत्पादक। यहाँ पर कुल उत्पादन की अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो विश्व का लगभग ये 1/4 यानी 25% कपास का उत्पादन यहाँ होता है। विश्व की लगभग 25% कपास उत्पादन है वो चीन में होता है। चीन में भारतीय प्रकार की कपास बोई जाती है। यहाँ भारतीय प्रकार की कपास बोई जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कपास 3 प्रकार की होती है रेशे के हिसाब से। इसमें लंबे रेशे वाली कपास होती है जो कि विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका या मिस्र का जो क्षेत्र है इसमें होती है। इसके अलावा मध्यम रेशे वाली है कपास और उसके बाद में छोटे रेशे वाली कपास। भारतीय जो कपास होती है वो एक प्रकार से छोटे रेशे वाली कपास में सम्मिलित होती है और चीन में भारतीय प्रकार की जो कपास है उसका उत्पादन किया जाता है। यानी चीन का जो कपास उत्पादन है उसमें भारतीय प्रकार की कपास मुख्यतः उगाई जाती है। अब पिछले लगभग 3 दशक में चीन में कपास के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यानी पहले चीन में चाहे कपास का उत्पादन इतना नहीं होता था, वर्तमान में पिछले 3 दशक में क्या यहाँ पर कपास का जो उत्पादन है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। अब कपास के उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें भी चीन में कौन कौन से क्षेत्रों में कपास का उत्पादन होता है, तो विशेषतः जो यांगटीसी कियांग नदी की जो घाटी वाला क्षेत्र है ये सबसे प्रमुख क्षेत्र है। तो यांगटीसी कियांग की घाटी, इसके अलावा इसका डेल्टाई भाग व अन्य सहायक नदियों की घाटियां। पहला क्षेत्र तो है यांगटीसी कियांग की घाटी व डेल्टाई प्रदेश, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, एवं सहायक नदियों की घाटियां। यांगटीसी कियांग नदी का जो क्षेत्र है, यांगटीसी कियांग नदी की जो घाटी वाला क्षेत्र है, इसके अलावा जो डेल्टाई प्रदेश है इसका और इसकी जो सहायक नदियों का जो क्षेत्र है, यानी पूरा हम क्या कह सकते हैं मैदानी भाग, यांगटीसी कियांग के द्वारा जो निर्मित मैदानी भाग जिसमें चावल एवं गेहूं की कृषि भी की जाती है, उसी में क्या है कपास भी मुख्यतः बोया जाता है। यांगटीसी कियांग घाटी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रमुख क्षेत्र है वह है हेंकाऊ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? हेंकाऊ।
हेंकाऊ प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र यांगटी सिकियांग घाटी में कपास का है। तो चीन में पहला जो कपास उत्पादक क्षेत्र है वो यांगटी सिकियांग घाटी क्षेत्र या हेंकाऊ क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा इसका जो डेल्टाई भाग है यांगटी सिकियांग की और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके जो मैदानी भाग हैं या घाटी प्रदेश जो हैं उनमें कपास की कृषि की जाती है। दूसरा हम जानते हैं कि चीन के अगर हम कृषि प्रदेश का विशेषता अध्ययन करें तो यहाँ पर हमें 3 नदियाँ ध्यान में रखनी है, यांगटी सिकियांग, हांगहो और शिकियांग। इन्हीं के जो मैदानी भाग हैं, डेल्टाई भाग हैं या इनकी जो सहायक नदियाँ हैं उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादातर गेहूँ, कपास एवं चावल की कृषि है वो की जाती है। इसके अतिरिक्त हांगहो और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके घाटी क्षेत्रों में भी कपास की कृषि की जाती है। ये हांगहो नदी वाला क्षेत्र है, हवांगहो तथा उसकी सहायक नदियों में जैसे वी हो प्रमुख है, वी हो। तो हांगहो था उसकी जो सहायक नदियां हैं कि घाटी में कपास का उत्पादन होता है। तो ये दूसरा क्षेत्र हो गया, यानी हांगहो नदी का जो घाटी क्षेत्र है उसमें भी कपास का उत्पादन होता है। ये लगभग चीन का जो एक प्रकार से उत्तरी पूर्वी जो भाग है, उत्तर का जो भाग है उसमें यानी उत्तरी मैदान जो है, विशेषतः जो मैदानी भाग है पूर्वी उसका उत्तरी भाग है उसमें भी चावल जो कपास की कृषि है वो की जाती है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी भाग की अगर हम बात करें, दक्षिणी पूर्वी या सिनकियांग नदी वाले घाटी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर चावल की कृषि ज़्यादा की जाती है, कपास की कृषि है थोड़ा इसमें नहीं की जाती। अब इसके बाद में जो कपास का मुख्य क्षेत्र है वो पश्चिमी चीन का, पश्चिमी चीन में विशेषतः सिनकियांग प्रांत का जो क्षेत्र है जो कि एक प्रकार से शुष्क क्षेत्र हम जिसको कहते हैं सिनकियांग प्रदेश का शुष्क क्षेत्र, यहाँ पर भी क्या है कपास का उत्पादन होता है। अब सिनकियांग प्रदेश जो है एक प्रकार से शुष्क प्रदेश है, तो यहाँ पर क्या है सिंचाई के द्वारा कपास की खेती की जाती है, यानी इसमें हम सिनकियांग प्रांत ले सकते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है उसमें इसके अलावा पश्चिमी चीन। अब यहाँ पर क्या वर्षा कम होती है, यहाँ सिंचाई द्वारा कपास की कृषि की जाती है। तो सिनकियांग प्रदेश एक शुष्क प्रदेश है और इसके अलावा पश्चिमी चीन में भी वर्षा कम होती है, तो इस प्रदेश में क्या है सिंचाई के माध्यम से कपास की कृषि की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कपास की जो कृषि है उसके लिए औसतन लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा की आवश्यकता होती है। ज़्यादा वर्षा भी इसके लिए हानिकारक होती है, 200 दिन इसको पाला रहित चाहिए होते हैं। तो जहाँ पर ये जलवायु की अनुकूलता पाई जाती है उन क्षेत्रों में ही जो कपास की कृषि है वो की जाती है। अन्यत्र प्रदेशों में जो दूसरी फसलें हैं जैसे मक्का है, काउलिंग है, गेहूँ है या चावल की कृषि भी यहाँ पर की जाती है, सोयाबीन की कृषि की जाती है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रदेश हैं वो चीन के जिसमें कपास की कृषि की जाती है। एक हांगहो नदी घाटी या उसकी जो सहायक नदियाँ जैसे वीहो है उनकी घाटियों में, इसके अलावा जो यांगटी सिकियांग नदी घाटी है, यांगटी सिकियांग का जो क्षेत्र है उसमें भी कपास की कृषि की जाती है। इसके अलावा सिनकियांग एवं पश्चिमी चीन के जो शुष्क प्रदेश हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से कपास की कृषि की जाती है। तो ये था चीन में कपास का उत्पादन। अब अगली फसल है गन्ना। गन्ना भी एक व्यापारिक फसल है, औद्योगिक फसल कह सकते हैं। इसका उपयोग चीनी एवं गुड़ बनाने में किया जाता है। गन्ना शुगर केन आवश्यक भौगोलिक दशाएं हम इसके लिए पढ़ चुके हैं। अब गन्ने के अगर हम उत्पादन की बात करें तो
चीन विश्व का लगभग 5.5% गन्ना उत्पादन करता है। तो लगभग 5.5% गन्ने का उत्पादन है वो विश्व का चीन में होता है। गन्ना उत्पादन में इसका विश्व में चतुर्थ स्थान है। तो चीन में विश्व का लगभग 5.5% गन्ना है वो उत्पादित किया जाता है। चीन जो गन्ना उत्पादन करता है उसमें विश्व में इसका कौन सा स्थान है? चतुर्थ स्थान आता है। पहले स्थान पर ब्राज़ील, भारत, इस प्रकार से गन्ने का उत्पादन होता है। इसके अलावा गन्ने का उपयोग चीन में मुख्यतः चीनी एवं गुड़ बनाने में किया जाता है। चीनी जो लोग हैं उनको गुड़ अधिक पसंद करते हैं चीनी लोग। तो गन्ने का उपयोग यहाँ पर मुख्यतः गुड़ एवं चीनी बनाने के लिए किया जाता है। गन्ना मुख्यतः उत्पादन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो डेल्टाई भाग में ही ज़्यादातर किए जाते हैं। जो चीन के लोग हैं वो गुड़ अधिक पसंद करते हैं, तो अधिकांश जो गन्ना है उसका उपयोग यहाँ पर गुड़ बनाने में या खांडसारी उद्योग या चीनी उद्योग जिसको हम कह सकते हैं उसमें काम में ले लिया जाता है। अब गन्ने के उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम चीन में बात करें तो विशेषतः यांगटी, शिक्यांग, घाटी या उसका जो डेल्टाई भाग जो हैं उसमें गन्ने का उत्पादन होता है। कृषि मुख्यतः यांगटी, शिक्यांग, हांगहो और शिक्यांग नदी के क्षेत्रों में ही चीन में ज़्यादा की जाती है। यांगटी, शिक्यांग की घाटी मुख्य गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। इसके डेल्टा भाग में भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। डेल्टा भाग में भी उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त चीन का पूर्वी तटीय भाग गन्ना उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो विशेषतः ये जो भाग है इसी में क्या है, गन्ने का उत्पादन होता है। यानी यांगटी, शिक्यांग की निचली घाटी में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो इसका डेल्टाई भाग है उसमें भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो विशेषतः पूर्वी चीन के जो आर्द्र भाग हैं, जैसे कि हम जानते हैं चीन का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो मानसूनी एशिया में आता है उसमें, तो ये जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग है आर्द्र भागों में, जो पूर्वी आर्द्र भाग हैं उनमें भी गन्ने की कृषि की जाती है। तो इस प्रकार से गन्ने का उत्पादन हम देखें तो चीन का विश्व में चौथा स्थान है। लगभग 5.5% विश्व का ये गन्ना उत्पादन करता है। और गन्ने के जो उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें यांगटी, शिक्यांग नदी की घाटी वाला जो क्षेत्र है वो विशेषतः महत्वपूर्ण स्थान इसमें रखता है। तो ये था चीन में गन्ने का उत्पादन। अगली फसल है चाय। अब जैसा कि हम जानते हैं चाय का जो मूल स्थान है वो चीन ही है। चाय का मूल स्थान चीन है। चीन के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनका ये स्थानीय पौधा था, यानी मूलतः चीन का निवासी इसको माना जाता है। पहले ये चीन का जो पूर्वोत्तर भाग है वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें जंगली रूप में ये पाया जाता था। पूर्वोत्तर भाग ये वाला जो क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भाग में बाघ की पहाड़ियों में
यह है जंगली झाड़ियों के रूप में मिलता है। यानी पूर्वोत्तर भाग है, वहाँ पर सर्वप्रथम ये जंगली झाड़ी के रूप में उगता था। यानी इसका पहले इतना महत्व नहीं था जितना वर्तमान में इसका महत्व है। हाँ, हालांकि प्राचीन काल में भी चीन के लोग जो हैं इसकी जो पत्तियाँ होती थी उनको सुखा करके, उनको पीस करके, उनकी टिक्कियाँ बना करके स्फूर्तिदायक पदार्थ के रूप में उसको प्रयोग किया जाता था। यानी वर्तमान की तरह चाय का उपयोग न करके उसकी टिक्कियाँ हैं वो खाई जाती थीं। विशेषतः स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, थकान दूर करने के लिए उनकी टिक्कियों को प्रयोग में किया जाता था। जो पेय पदार्थ के रूप में उनकी टिक्कियाँ हैं वो घोल करके पी जाती थी। लेकिन इसका विशेष जो व्यापारिक महत्व है वो हम समझ सकते हैं, ये लगभग 17वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। व्यापारिक महत्व 17वीं शताब्दी से। 17वीं शताब्दी से क्यों हुआ? अब यहाँ पर यूरोपियन लोगों का आगमन हुआ। अब यूरोपियन लोगों का आगमन हुआ तो उन्होंने जो चाय को एक पेय पदार्थ के रूप में यूरोप में उपयोग किया जाता था। यानी यूरोपीय जो व्यापारियों के द्वारा यूरोपीय बाज़ारों में चाय पहुंचाई गई, तो इससे क्या हुआ, इसके उत्पादन, इसकी जो मांग है वो मांग बढ़ी, तो इसके उत्पादन क्षेत्र में भी वृद्धि हुई और इसका उत्पादन भी होने लगा। तो चीन धीरे धीरे क्या है, इसका विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है वो बन गया। अब भारत के पश्चात अगर हम भारत एवं चीन के चाय उत्पादन की तुलना करें तो चीन एवं भारत, कभी भारत पहले नंबर पर आ जाता है तो कभी चीन। चाय उत्पादन में वर्तमान में विश्व में क्या चीन का प्रथम स्थान है और कभी कभी ये क्या है, भारत के बाद द्वितीय स्थान पर भी आ जाता है। तो लगभग इसका क्या है, प्रथम स्थान चाय के उत्पादन में विश्व में है। अब इसके जो चाय के उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर जो बड़े बड़े बागान हैं वो नहीं लगाए गए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे जो क्षेत्रों में किसानों के द्वारा, स्थानीय जो किसान हैं उनके द्वारा छोटे छोटे क्यारियों के रूप में चावल की जो चाय की खेती है वो की जाती है। बड़े बागान यहाँ पर कम पाए जाते हैं। यानी इस क्षेत्र में चीन में चाय के बड़े बागान हैं वो कम है। इसके अलावा चीन में चाय क्षेत्रों की हम बात करें तो विशेषतः मुख्य रूप से जो पूर्वी तटवर्ती ढाल जो हैं, या इसके अलावा यांगटी सिक्यांग की जो निचली घाटी है, जेचुआन बेसिन है, या यांगटी सिक्यांग के अलावा सिक्यांग घाटी हैं, यही क्षेत्र हैं जिनमें, इसके अलावा यानी एक तो ये जो पूरा क्षेत्र जहाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, पूर्वी पहाड़ी भाग, इसके अलावा यांगटी सिक्यांग जो नदी है उसकी की निचली घाटी, इसके अलावा सिक्यांग घाटी, इसके अलावा जेचुआन बेसिन, ये प्रमुख चाय के उत्पादक क्षेत्र हैं। चीन के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों में यांगटी सिक्यांग की घाटी, पूर्वी पहाड़ी भाग हैं, जेचुआन बेसिन है, इसके अलावा सिक्यांग घाटी। इसके अतिरिक्त पर्याप्त वर्षा या उपजाऊ मिट्टी वाले जो उच्च पर्वतीय ढाल हैं, उनकी जो घाटी क्षेत्र या जो ढाल हैं उच्च पर्वतीय हैं, उनके ऊपर भी चावल की कृषि है वो सीढ़ीनुमा खेतों के माध्यम से की जा सकती है। लेकिन ऊपरी ढालों में क्या है, जो उच्चवर्तीय ढाल हैं जहाँ पर चावल की कृषि नहीं की जा सकती, तो उस जगह पर क्या लगभग यहाँ पर चाय का उत्पादन ही किया जाता है। यानी जो ऊंचे ढाल होंगे जहाँ पर चावल की कृषि संभव नहीं है तो वहाँ पर चाय की कृषि की जाती है। विश्व की लगभग 25% चाय का उत्पादन होता है चीन। विश्व का लगभग 25% चाय उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ की जो चाय है वो मुख्यतः, अगर हम इसका उत्पादन उपभोग की बात करें तो उपभोग थोड़ा यहाँ पर भारत की तुलना में कम होने के कारण ये चीन चाय का प्रमुख निर्यातक देश है, यानी निर्यात यहाँ से चाय का किया जाता है। तो इस प्रकार ये चीन की मुख्य फसलों में हमने
चाय के बारे में पढ़ा। जैसे कि हमने पढ़ा, चाय जो है वो चीन का मूल निवासी पौधा एक प्रकार से हम कह सकते हैं, भी चाय का जन्म स्थान यहीं पर है। इसके अलावा चीन का विश्व में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है, कभी ये द्वितीय स्थान पर भी होता है भारत के कारण। भारत का प्रथम स्थान जब होगा, क्योंकि उत्पादन में उतार चढ़ाव है वो होते रहते हैं। इसके अलावा पूर्वी जो पहाड़ी भाग में इसका उत्पादन होता है, यांगटी सिकियांग की निचली घाटी में, सिनकियांग में, जेचुआन बेसिन, ये चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा मध्यवर्ती या जो दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश हैं, यानी पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, तो उनके जो उच्च पर्वतीय ढाल हैं वहाँ पर चावल की कृषि नहीं की जा सकती, उस जगह पर चाय की कृषि भी की जाती है। इसके अलावा चीन में जूट का उत्पादन है, वो भी कुछ स्तर पर किया जाता है, लेकिन जूट के मामले में इसको हम एक नवीन उत्पादक कह सकते हैं, ज़्यादा उत्पादन है वो जूट का चीन में नहीं होता है। तो ये मुख्य मुख्य फसलें थीं चीन की, जिसमें हमने कपास के बारे में पढ़ा, गन्ना और चाय के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने यहाँ जो चावल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन और कपास जो सोयाबीन, इसके अलावा हमने मक्का का उत्पादन, ये सारी फसलों के बारे में पढ़ा। चीन के अगर कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विशेषतः चीन का जो उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भाग जो है, इतना जो एरिया लगभग जो है, इस भाग में सर्वाधिक कृषि है वो की जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं 3 नदियों के जो घाटी क्षेत्र हैं, हांगहो नदी घाटी क्षेत्र है, यांगटी सिकियांग घाटी नदी क्षेत्र है, इसके अलावा सिकियांग जो क्षेत्र है वहाँ पर चीन में कृषि सर्वाधिक की जाती है। क्योंकि चीन की जो कुल क्षेत्रफल है उसका केवल 12% भाग ही क्या है, कृषि भूमि है। अगर व्यक्ति हेक्टेयर की बात करें तो 0.2 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति यहाँ पर कृषि भूमि उपलब्ध है। इसके कारण यहाँ पर क्या है, पहाड़ियों जो छोटी पहाड़ियों से का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए कृषि भूमि यहाँ पर कम है। तो ये जो लगभग मैदानी भाग 3 नदियों के मैंने बताए हैं, जिसको पूर्वी मैदान कहा जाता है, विशाल मैदान कहा जाता है, वही चीन का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। इसके अलावा चीन में पशुपालन है, या चीन के जो कृषि प्रदेश हैं, चीन के विशेष जो कृषि प्रदेश हैं, उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।